बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारा लास्ट टॉपिक है मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रिया की क्रिया विधियां ज्ञात करने की विधियां। अभिक्रिया में हमने इस पूरे चैप्टर में बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। एक सहसंयोजक बंध है, उसका जो है विदलन, फिजन, विखंडन होमोलाइटिकल एंड हेट्रोलाइटिकल तरीके से हो सकता है। समास विखंडन होता है तो फ्री रेडिकल बनते हैं। जब हेट्रोलाइटिक विश्वास विखंडन होता है तो कार्बोकेटायन या कार्बेनायन बनते हैं। कार्बोकेटायन और कार्बेनायन, इनके आधार पर ही दो तरह के अभिकर्मक रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। फिर जो डिफरेंट आपके रिएक्शंस होती हैं उनमें 6 तरह के एक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं। इस सभी नॉलेज से फिर हम धीरे धीरे आपके मैकेनिज्म को ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया में बनने वाले स्टेबल इंटरमीडिएट को अलग करके प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी से, आइसोटोपिक एटम का यूज करके, केमिकल काइनेटिक्स की सहायता से क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं। इसकी प्रमुख विधियां निम्न है। नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट एनालिसिस, उत्पाद विश्लेषण। क्रियाविधि ज्ञात करने का यह सबसे फर्स्ट मेथड, पहला तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी स्ट्रक्चर निकाल के, उनकी पहचान करके, रिएक्टेंट से उत्पादों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करके मैकेनिज्म ज्ञात करते हैं। नाम से मालूम पड़ रहा है प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट की एनालिसिस करके उनका संबंध रिएक्टेंट से ज्ञात करके मैकेनिज्म ज्ञात करने की यह विधि है। जैसे इसका एग्जांपल है, दो आइसोमेरिक एलिलिक क्लोराइड, एक है 1-chloro-3-methyl-2-butene और दूसरा है 3-chloro-3-methyl-1-butene। ये दोनों ही बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराने पर 85% 2-methyl-3-butene-2-ol और 15% 3-methyl-2-butenol का मिक्सचर बनाते हैं। तो प्रोडक्ट की मात्रा और रिएक्टेंट से ये बन रहा है, इनका अध्ययन करके हम मैकेनिज्म बता सकते हैं। दोनों रिएक्टेंट से समान प्रोडक्ट बनता है, यानी कि इनके जो इंटरमीडिएट हैं उनमें रेजोनेंस होना चाहिए। इसलिए दोनों रिएक्शंस एसएन मैकेनिज्म से कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के द्वारा होती हैं। ये आपके पहला है 1-chloro-3-methyl-2-butene। ये स्लो स्टेप में Cl निकल जाने के बाद एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। SN1 मैकेनिज्म में 2 पदों में होती है। पहले में नाभिक स्नेही का रिमूवल होके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। ऐसे ही है आपके 3-chloro-3-methyl-2-butene से भी इस तरह का कार्बोकेटायन। अब ये दोनों जो कार्बोकेटायन है ये कैसे हैं? अनुनाद द्वारा स्थायी, यानी कि अब नाभिक स्नेही आपके यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ा,
तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है कम स्थायी 15%, ये आपके 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ज़्यादा स्थायी 85%। तो मैकेनिज्म का हम मालूम कर सकते हैं कि SN1 प्रकार की है, कार्बोकेटायन के माध्यम से होती है। दूसरा तरीका है आपके मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स। जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक से अधिक स्टेप्स में होती हैं, जिनमें बने इंटरमीडिएट की पहचान करके उसे आइसोलेट करके या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या किसी पदार्थ से रिएक्शन करा के उसे ट्रैप करें, पिंजरित करें, तो उस आधार पर क्रियाविधि ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इसमें ए है आइसोलेशन, पृथक्करण। एमाइड के हाफ मान डिग्रेडेशन द्वारा एमीन बनाने में 3 इंटरमीडिएट कौन कौन से, एक है एन ब्रोमेमाइड RCONHBr, दूसरा है इसका एनायन ऋणायन RCON-Br, तथा तीसरा है एल्किल आइसोसाइनेट RnCO को सेपरेट किया जाता है। जो आपकी हाफमान डिग्रेडेशन है, इसमें एमाइड से अमीन बनती है, उसमें आपके 3 इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया गया है। इस आधार पर इसकी मैकेनिज्म नीचे दी गई है। पहला मध्यवर्ती बना एन ब्रोमेमाइड, यहाँ HBr की रिएक्शन हुई Br2 से, तो HBr माइनस होके ये बन गया आपके OH माइनस से एन ब्रोमाइड। फिर इस पर इसकी रिएक्शन हुई, ये आपका बन गया इसका ऋणायन। फिर इससे Br माइनस बना, ये इंटरमीडिएट बना नाइट्रीन, और नाइट्रीन में आपके माइग्रेशन हुआ, रीअरेंजमेंट, ये बन गया आइसोसाइनेट। और फिर जल का योग होने के बाद RnH2CO2। दूसरा तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेंजीन के नाइट्रेशन की रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2+ नाइट्रोनियम आयन की उपस्थिति रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात की जाती है। C तीसरा है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग में क्या करते हैं कि कार्बिन की उपस्थिति साइक्लोहेक्सिन के द्वारा ट्रैप करके ज्ञात करते हैं। डाइएज़ोमेथेन को हम फोटोकेमिकल मेथड में गर्म करें तो कार्बिन बनती है। कार्बिन बना है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा के प्रोडक्ट में ट्रैप कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सिन से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका ये बन जाएगा। एथीन की क्रिया ब्रोमीन के साथ एक्वस NaCl विलयन में कराने पर जो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन के ट्रैप हो जाने से 1,2-डाइब्रोमोएथेन के साथ 1-क्लोरो-2-ब्रोमोएथेन भी प्राप्त होता है। इसको ट्रैप करना है तो NaCl के साथ कराएंगे, Cl माइनस है तो ये जो 1,2 बन रहा है इसके साथ साथ 1-क्लोरो-2-ब्रोमो ये ट्रैप होके बन रहा है। तीसरा तरीका है मैकेनिज्म ज्ञात करने का समस्थानिक विधि या प्रभाव, आइसोटोपिक मेथड और इफेक्ट। इन मैनी रिएक्शंस में यह ज्ञात करना डिफ़िकल्ट होता है कि रिएक्टेंट में कौन सा स्पेसिफिक बॉन्ड ब्रेक होके प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसी रिएक्शंस में रिएक्टेंट के किसी एटम को उसके आइसोटोप एटम से सब्स्टिट्यूट करके हटा के उसकी जगह दूसरा आइसोटोप समस्थानिक परमाणु लगा के उत्पाद में, प्रोडक्ट में
उस आइसोटोप की पोजीशन ज्ञात करके मैकेनिज्म ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एस्टर के हाइड्रोलाइसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एल्कोहल बनते हैं। इनके बनने में ये आपके एसिल बंध टूटा है या आपके एल्किल बंध टूटा है, ये विघटन हो सकता है। ये से ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एमिल एसीटेट का H2O ऑक्सीजन का आइसोटोप O18 द्वारा हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो O18 आइसोटोप है वो एसिड में प्राप्त होता है। अतः एस्टर में एसिल ऑक्सीजन बंध टूट रहा है। ये आपके एमिल एसीटेट, इसमें आपके ये एल्कोहल में O18 ना होकर किसमें है, एसिड में, यानी कि इसका ये एसिल बंध टूटा है। इसी प्रकार कैनिजारो अभिक्रिया में ड्यूटेरेटेड बेंजल्डिहाइड का यूज करने पर ड्यूटेरियम बेंजिल अल्कोहल में प्राप्त होने से मैकेनिज्म में एक अणु के एल्डिहाइड समूह के हाइड्रोजन एटम या ड्यूटेरियम एटम का दूसरे एल्डिहाइड पर होना ज्ञात होता है। C6H5CHO, H की जगह हमने D ले लिया, C6H5CDO प्लस C6H5CHO प्लस OH माइनस। तो यहाँ C6H5COO माइनस प्लस C6H5CHDOH बेंजिल अल्कोहल। अगला है समस्थानिक प्रभाव। इसी में आइसोटोपिक इफेक्ट। कंपाउंड में एटम का सब्स्टिट्यूशन आइसोटोप से करने पर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग अनचेंज रहती हैं, लेकिन जो रिएक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। यदि रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में समस्थानिक एटम का बंध टूटता है तो रेट वेग बहुत कम हो जाता है। इस प्रभाव को प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव, प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। हाइड्रोजन एटम को ड्यूटेरियम या ट्राइटियम से प्रतिस्थापित करने पर यह प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक, यानी रेट बहुत कम हो जाता है। इसे वेग अनुपात KH/KD या KH/KT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 7 से 16 के मध्य होता है। जैसे इसमें हमने ये H की जगह D कर दिया, एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीजन कराया, ये आपके एल्कोहल ग्रुप ऑक्सीकृत हो गया कीटोन में। अब इसके लिए जो KH/KD है वो वैल्यू कितनी है, 6.7। अतः CH तथा CD बंधों का जो ब्रेकिंग है वो आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होता है। जब वेग निर्धारक पद में समस्थानिक एटम आइसोटोप एटम का बंध टूटता है तो वेग में अंतर अधिक नहीं आता है। जैसे CH3CH CH3Br प्लस KOH, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होकर एल्कोहल बनेगा। हमने यहाँ CH3 का H की जगह D और फिर KOH से रिएक्शन कराई तो इनके वेग में कोई अंतर नहीं आया, यानी कि ये यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। चौथा मेथड है गतिकीय अध्ययन, काइनेटिक स्टडीज। जो रिएक्टेंट हैं उनके डिसअपियर होने का रेट
या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट को अभिक्रिया का रेट वेग कहते हैं। यह क्रिया कारकों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो इसे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार काइनेटिक स्टडीज द्वारा अभिक्रिया की संभावित क्रियाविधियों में से सही क्रियाविधि का चुनाव करने में सहायता मिलती है। जैसे मेथिल हैलाइड CH3Br के हाइड्रोलाइसिस का वेग काइनेटिक स्टडीज से निम्न प्राप्त होता है, -d CH3Br/dt = K CH3BrOH-। वेग समीकरण से स्पष्ट है कि क्रियाविधि के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये आपके CH3Br और OH दोनों ही शामिल हैं। तो आपके जब ये दोनों शामिल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया का वेग दोनों पर डिपेंड कर रहा है। आपके ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो मैकेनिज्म कैसी होगी? OH- + CH3Br स्लो, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यानी SN2 मैकेनिज्म होगी। इसके बाद फास्टली CH3OH + Br-। ऐसे ही आपके टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के हाइड्रोलाइसिस का वेग निम्न है, -d ये आपके तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड बटे dt = K, और ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। वेग समीकरण से क्या स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग केवल तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड ब्रोमाइड की सांद्रता पर ही निर्भर कर रहा है, यानी कि अभिक्रिया आपके SN1 मैकेनिज्म की है। इसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा। अगला है लास्ट, त्रिविम रासायनिक अध्ययन, स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। जो स्टीरियोकेमिकल स्टडीज है उनके द्वारा भी रिएक्शन की मैकेनिज्म हम निश्चित कर सकते हैं। पहले 3 विधियां हैं जिनके आधार पर हम संभावित निकाल लेंगे और फिर कंफर्म कर देंगे प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के त्रिविम रासायनिक अध्ययन से। जैसे आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं SN सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट ध्रुवण गुणक क्रिया कारक से बनने वाले प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिकल स्टडी करते हैं, त्रिविम रासायनिक अध्ययन करते हैं। तो जो आपके प्राथमिक ध्रुवण गुणक हैलाइड, प्राइमरी ऑप्टिकल एक्टिव हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस पर अपोजिट ओरिएंटेशन का, विपरीत विन्यास का प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं वाल्डन प्रतिपन्न। इसके आधार पर यह SN2 प्रकार की मैकेनिज्म है। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही 2nd चैप्टर त्रिविम रासायनिक अध्ययन का है, तो वहाँ आपको और भी अच्छे से बात समझ में आएगी कि वाल्डन प्रतिपन्न किसे कहते हैं, रेसिमीकरण किसे कहते हैं। ये OH- और हमने यहाँ ये डी विन्यास, जब Br राइट हैंड साइड हो तो ये क्रिया कारक का विन्यास डी विन्यास कहलाता है। जब ये SN2 मैकेनिज्म की होगी तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर Br के हट जाने के बाद ये OH Br के अपोजिट यानी लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट में पाया जाएगा, यानी L विन्यास का प्रोडक्ट मिलना यह शो करता है कि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनी है, यानी कि ये SN2 टाइप की मैकेनिज्म है। जो आपके टर्सरी ध्रुवण गुणक हैलाइड है, ऑप्टिकल एक्टिव हैलाइड है, उसके जलक बटन पर जो प्रोडक्ट हैं उनका रेसिमिक मिक्सचर बनता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन, रेसिमीकरण। यानी इस आधार पर ये आपके SN1 टाइप की मैकेनिज्म है। ये आपके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्लस या माइनस वाला। स्लो स्टेप में Br के हटने करने के बाद ये समतल त्रिभुजीय आकृति का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब इस पे
ये आगे पीछे दोनों सतहें खाली हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का जिधर से Br हटा है उस साइड से भी अटैक हो सकता है और इसके अपोजिट भी अटैक हो सकता है, यानी दो प्रोडक्ट बनेंगे जिनमें से एक प्लस और एक माइनस, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो इस तरह से हम ये मैकेनिज्म उपरोक्त क्रिया विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। आप ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और ये बार बार सुनें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद।